हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया अध्याय, अध्याय नंबर 5 कक्षा 8। और हमारा जो अध्याय है, हमारा जो चैप्टर है, उसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। बच्चों ये चैप्टर आपके लिए नया है और इस चैप्टर में आप बहुत कुछ सीखेंगे। वर्ग किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और जिसके सभी कोण समकोण हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। और दूसरे शब्दों में बच्चों, यदि किसी संख्या को खुद से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या दी गई है 2, यदि हम 2 को 2 से गुणा करते हैं तो बराबर ये 4। इस 4 को हम कहेंगे ये 2 का वर्ग है और इसको हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये 4। इसी प्रकार यदि हम 3 को 3 से गुणा करें तो कितने प्राप्त होंगे हमको? 9। ये जो 9 है इस 3 का वर्ग है और इसको हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं, 3 का स्क्वायर या 3 का वर्ग। इसी प्रकार यदि हमको संख्या दी गई है y, y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर को हम इस प्रकार लिखेंगे y गुणा y बराबर ये n। ये जो n है ये इस y का क्या है? वर्ग है और इसको हम y के स्क्वायर से लिख सकते हैं। तो क्या पता चला बच्चों, यदि किसी संख्या को खुद से गुणा करते हैं और जो गुणनफल प्राप्त होता है उस संख्या को हम कहते हैं वर्ग। और वर्गमूल किसे कहते हैं? अब यहां पर आप देखो y गुणा y, ये जो संख्या है y, इसका वर्ग क्या है? n। और इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल होगा ये y। क्यों होगा? क्योंकि हमने y को y से गुणा किया, तब हमको संख्या n प्राप्त हुई। यहां पर आप देखो ये जो 9 है, इस 9 का वर्गमूल क्या है? 3। 4 का वर्गमूल क्या है? ये 2। ठीक है ना? तो जिस संख्या को उसी से गुणा करते हैं तो वो संख्या उस वर्ग का वर्गमूल कहलाती है। तो यह तो हुआ वर्ग और वर्गमूल की डेफिनेशन या वर्ग और वर्गमूल की परिभाषा। अब हम देखते हैं बच्चों, वर्ग जो होता है उसके बहुत सारे गुण धर्म हैं या उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। चलो हम आज उस पर चर्चा करते हैं। जैसे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब 1 का वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग होगा 1 गुणा 1 बराबर ये हो जाएगा 1। 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8, 9 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर। इसी प्रकार 2 का हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 4। 3 का हो जाएगा 3 गुणा 3 बराबर 9। 4 का हो जाएगा 4 गुणा 4 बराबर ये 16। और 5 का हो जाएगा 5 इंटू 5 बराबर ये 25। 6 का हो जाएगा 6 गुणा 6 बराबर ये 36। और 7 का हो जाएगा 7 गुणा 7 बराबर ये 49। 8 का 8 गुणा 8 बराबर ये 64। 9 का हो जाएगा 9 गुणा 9 बराबर 81। और 10 का हो जाएगा 10 गुणा 10 बराबर ये 100। अब ये जितनी भी संख्याएं हैं ये वर्ग संख्या है। एक कौन सी संख्या का वर्ग है? 1 का वर्ग है। 4 कौन सी संख्या का वर्ग है? 2 का वर्ग है। 9 कौन सी संख्या का वर्ग है? 3 का वर्ग है। इसी प्रकार 49 कौन सी संख्या का वर्ग है? इस 7 का वर्ग है। 81 कौन सी संख्या का वर्ग है? इस 9 का वर्ग है। और 100 आप देखो कौन सी संख्या का वर्ग है? 10 का वर्ग है। अब यहां पर आप देखो बच्चों, ये जितनी भी वर्ग संख्या है यहां पर ये सिंगल डिजिट है। 1, 4, 9 यहां तक ये सिंगल डिजिट है। लेकिन 16, 25, 36, 49 और ये 64, 81 और 100 यहां पर ये सब की सब डबल डिजिट है। अब यहां पर आप एक चीज नोट करोगे, इन सभी संख्याओं में आपको क्या क्या नजर आएगा? या तो आपको नजर आएगा इकाई का जो अंक है वो है या तो 0, या फिर इकाई का अंक है 1, 4, 5,
6 और 9। ये 6 संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक में मौजूद है। इनके अलावा यहां पर आपको वह संख्याएं नहीं मिलेगी जो इकाई के अंक में मौजूद नहीं है। वो संख्याएं हैं 2, 3, 7 और 8। यहां पर आप देखो, ना तो आपको 2 नजर आएंगे और ना ही आपको 3 नजर आएगा, ना ही आपको 7 नजर आएगा और ना ही आपको 8 नजर आएगा। इसका मतलब यह हुआ बच्चों, यदि कोई संख्या वर्ग संख्या है तो उसके इकाई के अंक में आपको हमेशा कौन कौन सी संख्या मिलेगी? या तो 0 मिलेगा, या 1, 4, 5, 6 और 9। इन्हीं संख्याओं में से आपको कोई एक संख्या आपको मिलेगी यदि कोई संख्या वर्ग संख्या है। दूसरा, यदि कोई संख्या वर्ग संख्या है तो उसके इकाई के अंक में आपको कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं मिलेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7 या 8 मौजूद है तो वो संख्या वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। जैसे आप को कोई संख्या दे दी गई है 32 और आपको यह पूछा गया है कि आप बताओ 32 ये वर्ग संख्या है या नहीं है, तो आप इसके इकाई के अंक को देखो। इकाई का अंक क्या है? 2। तो आप तुरंत कह दोगे यह संख्या वर्ग संख्या नहीं है। यानी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ 101% यह संख्या वर्ग संख्या नहीं है। यदि आपको कोई संख्या दे दी जाए, मान लो 1, 4, ये 9, अब आपको यह पूछा जाए आप ये बताओ ये संख्या वर्ग संख्या है या नहीं है, तो हम इसका इकाई का अंक देखेंगे। इकाई के अंक में 9 है। इसका मतलब यह हुआ यह संख्या वर्ग संख्या हो भी सकती है और वर्ग संख्या ये नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना? हम ये नहीं कह सकते कि यह संख्या वर्ग संख्या नहीं है। ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना? तो जब हमको यह पूछा जाए इकाई का अंक देकर आप ये बताओ कि कोई संख्या वर्ग संख्या है या नहीं है, तो जब किसी संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 यदि मौजूद हो तो वो संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे आपको ये पूछ लिया जाए, आप ये बताओ 2, 5, 6, 8 ये संख्या वर्ग संख्या है या नहीं है। आपको केवल इतना ही बताना है कि यह संख्या वर्ग संख्या है या नहीं है। केवल आपको संख्या देकर बताना है यह संख्या वर्ग संख्या है या नहीं है। तो हम देखेंगे इकाई का अंक। अब इकाई के अंक में क्या है? 8। अब आप देखो जितनी भी ये वर्ग संख्या है इन इकाई का अंक 8 मौजूद नहीं है, तो ये संख्या हम कहेंगे कि ये वर्ग संख्या नहीं है। यदि आपको ये पूछा जाए आप ये बताओ 2, 3, 5, 6, 2 ये संख्या वर्ग संख्या है या नहीं है, तो इस संख्या का हम देखेंगे ये इकाई का अंक। इकाई का अंक देकर हम ये बताएंगे कि ये संख्या वर्ग संख्या नहीं है। हमें ये पता नहीं करना है, या हमें कोई प्रोसीजर नहीं अपनाना है, या हमें इसका वर्गमूल नहीं निकालना है कि भी इसका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या आती है या नहीं आती है। हमें केवल इकाई का अंक देखना है और हमें श्योर होना है कि यह संख्या वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है ना? यदि यह संख्या वर्ग संख्या है, जैसे मान लो 32, यदि ये एक वर्ग संख्या है 32, तो यह किसी न किसी प्राकृत संख्या का वर्ग होना चाहिए। यह किसी न किसी प्राकृत संख्या का वर्ग होना चाहिए। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। और ये जो 32 है ये 25 और 36 के बीच में आने वाली संख्या है। इसका मतलब यह हुआ 32 यदि एक वर्ग संख्या है तो इसकी जो वर्ग संख्या है, जिस संख्या का यह वर्ग है, वो एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए और वो 5 और 6 के बीच में होनी चाहिए। बच्चों हम जानते हैं 5 और 6 के बीच में ऐसी दुनिया में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है जिसका वर्ग ये 32 हो। ठीक है ना बच्चों? तो यह था हमारा एक गुणधर्म वर्ग का। कोई भी संख्या यदि वर्ग संख्या है तो उसके इकाई के अंक में आपको हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही मिलेगा। दूसरा गुणधर्म क्या है इसका? यदि कोई संख्या वर्ग संख्या है तो उसके इकाई के अंक में आपको कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं मिलेंगे। ठीक है? यहां हम देखते हैं 1 का वर्ग है 1, यानी 1 आया है। इसी प्रकार आप देखो 9 का जब हम वर्ग करते हैं तो इसमें भी इकाई का अंक क्या है? 1। यानी यदि हम 1 का वर्ग करते हैं
तब भी जो वर्ग संख्या हमें प्राप्त होती है उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। और हम 9 का वर्ग करते हैं, यानी वो संख्या जिसमें इकाई का अंक 9 है उसका हम वर्ग करते हैं, तो उसमें भी जो हमारी वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसमें इकाई का अंक 1 होगा। इसी प्रकार आप यहां पर देखो, ये 2 का वर्ग कितना है, ये 4। इसी प्रकार आप 8 का वर्ग देखो, यहां पर भी आपको क्या आया है, इकाई के अंक में 4 आया है। तो आप याद रखो, यदि आप 2 का वर्ग करते हो तो जो वर्ग संख्या आपको मिलेगी उसमें इकाई का अंक 4 होगा, और यदि आप उस संख्या का वर्ग करते हो जिसमें इकाई का अंक 8 है तो उसका वर्ग करने में भी जो वर्ग संख्या हमको मिलेगी उसमें इकाई का अंक 4 होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं, यदि आप 12 का वर्ग करते हो और एक आप ये 22 का वर्ग, सॉरी, एक आप ये 18 का वर्ग करते हो। अब वो संख्या है जिसका हमें वर्ग ज्ञात करना है, और यह भी वो संख्या है जिसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 2, और 18 में इकाई का अंक क्या है, 8। यदि हम 12 का वर्ग करते हैं तो इसका 144 वर्ग होता है, 18 का वर्ग करते हैं तो इसका 324 वर्ग होता है। अब आप यहां देखो, दोनों संख्याओं में जो वर्ग संख्या है इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है और उस संख्या का इकाई का अंक 2 या 8 है तो उस संख्या का जो वर्ग संख्या होगी उसका भी इकाई का अंक क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है ना। अब यदि हमारे पास एक ये संख्या दी गई है, ये वर्ग संख्या है 4 324, और ये भी एक वर्ग संख्या है 144। अब आपको यह पूछ लिया जाए कि 144 है, इसकी वो संख्या जिसका ये वर्ग है 144, जिस संख्या का वर्ग है उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। 144, ध्यान दो, 144 हमको ये पूछ लिया जाए, जिस संख्या का 144 वर्ग है तो उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। तो उस संख्या का इकाई का अंक या तो होगा 2 और या होगा 8, यानी 144 जिस संख्या का वर्ग है उस संख्या का इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। इसी प्रकार 324 ये जिस संख्या का वर्ग है उस संख्या का जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, या तो 2 होगा या फिर ये 8 होगा। इसी प्रकार आप देखो, यह है 4 में का जो वर्ग है 16, इसमें इकाई का अंक क्या है, 6। इसी प्रकार आप देखो 6, इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है, 6 है, वर्ग का इकाई का अंक क्या है, 6। अब आप देखो, यदि हमें 14 और ये 16 इन दोनों का हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो 14 का वर्ग कितना होता है, 196, और 16 का वर्ग कितना होता है, 256। यहां पर देखो 14 का हमने वर्ग ज्ञात किया और जो वर्ग संख्या है उसका इकाई का अंक क्या है, 6। यहां पर देखो 16, इसका जो हमने वर्ग ज्ञात किया उसका भी इकाई का अंक क्या है, ये 6 है। इससे क्या मालूम हुआ, यदि 196 ये वर्ग संख्या है और इसका इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो ये जिस संख्या का वर्ग है 196 जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई का अंक क्या होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा। इसी प्रकार ये 256 ये जिस संख्या का वर्ग है उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा। ओके, आ गया समझ में बच्चों यहां तक। चलो चलते हैं अगले गुणधर्म की तरफ। एक चीज और, यदि कोई संख्या, मान लो हम ले लेते हैं 200 ये 25, और दूसरी ले लेते हम ये 1200 ये 25। अब ये दोनों संख्याओं के जो इकाई का अंक है 5 है, इकाई का अंक क्या है, दोनों संख्याओं में 5 है। अब यदि ये 225 एक वर्ग संख्या है तो ये जिस संख्या का वर्ग है
उस संख्या का भी जो इकाई का अंक है वो क्या होगा, ये 5 ही होगा। 1225 यदि ये एक वर्ग संख्या है तो ये जिस संख्या का वर्ग है उस संख्या में भी इकाई का अंक क्या होगा, ये 5 ही होगा। आप यहां पर देखो 5 का वर्ग क्या होता है, 25, यानी जिस संख्या में इकाई का अंक 5 है, यदि हमें उस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो जैसे मान लो ये 25 है, इस 25 में इकाई का अंक क्या है, 5 है, और यदि हमें इसका वर्ग ज्ञात करना है तो वर्ग कितना होता है इसका, 600, ये 25। यदि हमें 25 का वर्ग ज्ञात करना है, यानी 25 का वर्ग ज्ञात करना है तो इसका वर्ग हो गया हमारा 625। तो यहां पर हम देखेंगे इकाई का अंक 5 है, तो इस संख्या का जो वर्ग होगा उस संख्या का इकाई का अंक भी क्या होगा, 5 ही होगा। अब हमको यह पूछ लिया जाए कि भी यह संख्या 625 है, एक वर्ग संख्या है, तो उस संख्या का वर्ग इकाई का अंक क्या होगा जिस संख्या का यह वर्ग है। ये 625 25 का वर्ग है, तो इस 25 का इकाई का अंक क्या है, ये देखो 5 है। इसी प्रकार ये 225 है, ये कौन सी संख्या का वर्ग है, ये है 15 का वर्ग। अब 15 में भी इकाई का अंक क्या है, ये 5 है। 1225 ये कौन सी संख्या का वर्ग है, ये है 35 का वर्ग। 35 में भी आप देखो इकाई का अंक क्या है, ये 5 है। यानी यदि कोई संख्या वर्ग संख्या है और उसका इकाई का अंक 5 है तो वो जिस संख्या का वर्ग है उस संख्या में भी इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ठीक है ना, चलो हो गया यहां तक। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम यहां पर देखते हैं 1 का वर्ग क्या है, 1, 2 का वर्ग क्या है, 4। अब आप यहां पर देखो 1 और 4, 1 का वर्ग है बराबर 1 और 2 का वर्ग कितना हो गया, बराबर 4। 1 और 4 इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो छूट गई है, तो वो संख्याएं हैं 2 और 3। ये दो ऐसी संख्याएं हैं बच्चों जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। अब आप यहां पर देखो 1 का वर्ग है 1 और 2 का वर्ग है 4। अब यदि 2 एक वर्ग संख्या है तो ये किसी न किसी प्राकृत संख्या का ही वर्ग है, यानी कोई ना कोई प्राकृत संख्या है जिसका वर्ग 2 है, और वो जो संख्या है वो 1 और 2 के बीच में होनी चाहिए। और हम जानते हैं 1 और 2 के बीच में दुनिया में कोई सी भी प्राकृत संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 हो सके। इसी प्रकार आप 3 देख लो, 3 है, ये भी क्या है, किसी न किसी प्राकृत संख्या का वर्ग होना चाहिए। यदि 3 एक वर्ग संख्या है तो हम यहां पर देखते हैं 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, तो ये जो 3 है ये 1 और 4 के बीच में है। अब 3 यदि एक वर्ग संख्या है तो ये किसी न किसी प्राकृत संख्या का ही वर्ग है, और वो प्राकृत संख्या है वो 1 और 2 के बीच में ही होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं 1 और 2 के बीच में कोई सी भी ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है ना। अब यहां पर ये कितनी संख्या आ गई है, 2 और 3, यानी इन संख्याओं का कितनी है योग, ये 2 संख्याएं ऐसी है। इसी प्रकार हम देखते हैं 2 और 3 के वर्ग में 2 का वर्ग कितना है, बराबर 4, और 3 का वर्ग कितना है, बराबर ये 9। अब ये 4 और 9 इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो छूट गई है, तो हम देखते हैं वो संख्याएं हैं 5, 6, 7 और 8। ये 4 संख्याएं ऐसी है जो 4 और 9 के बीच में है, यानी 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, ये 2 क्रमागत संख्याएं हैं। 2 और 3 क्या है, 2 क्रमागत संख्याएं हैं, और इन 2 क्रमागत संख्याओं के बीच में जो छूटी हुई संख्या है वो कौन सी है, 5, 6, 7 और 8। ये 4 संख्याएं ऐसी है जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। अब देखो यदि 5 एक वर्ग संख्या है तो ये किसी न किसी प्राकृत संख्या का वर्ग होगी, और वो जो प्राकृत संख्या है वो 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं 2 और 3 के बीच में कोई सी भी ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है जिसका वर्ग 5 हो सके। इसी प्रकार हम 8 देखते हैं, 8 भी यदि एक वर्ग संख्या है तो ये किसी न किसी प्राकृत संख्या का वर्ग होना चाहिए,
और वो संख्या जो है वो 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए। क्यों? 3 का वर्ग है 9 और 2 का वर्ग है 4 और 8 जो है ये 4 और 9 के बीच में है। अब हम जानते हैं 2 और 3 के बीच में ऐसी कोई सी भी प्राकृत संख्या नहीं है जिसका वर्ग 8 हो सकता हो। ठीक है ना? तो हम यहां पर क्या देखते हैं, यानी दो क्रमागत संख्याओं के जो वर्ग है उनके बीच में छूटी हुई जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का हम कैसे अनुमान करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कितनी संख्या छूट गई है, उन संख्याओं की संख्या क्या होगी, कितनी संख्या छूट गई है। तो इसका एक फॉर्मूला है। मान लो बच्चों हमें यह पता करना है, मान लो 7 का वर्ग और 8 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है 49 और 8 का वर्ग कितना होता है ये 64। अब ये 49 और 64 इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं है, जो छूट गई है। 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, यानी ये दो क्रमागत संख्याएं हैं। तो दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं शेष बची हुई है उसका पता हम कैसे करेंगे। तो उसका सूत्र है 2n। ये जो n है ये प्रथम वर्ग संख्या है। क्रमागत संख्याओं में ये प्रथम संख्या है। जैसे मान लो हमें 7 और 8 के बीच में पता करना है कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो छूट गई है, तो हम करेंगे 2 गुणा 7, 7 दूनी ये 14। 49 और 64 के बीच में ये 14 संख्याएं हैं जो छूट गई है, जो वर्ग संख्याएं नहीं है। कौन कौन सी है? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 और ये 63। आप इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 संख्याएं हैं जो 49 और 64 के बीच में है। या हम ये कह सकते हैं ये दो क्रमागत जो वर्ग है इनके बीच में छुटी हुई संख्याएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे हमें ये पता करना है 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये दो क्रमागत संख्याएं हैं, इनके जो वर्ग है वो क्या होगा, वो होगा 16 और ये हो जाएगा 25। इन दोनों के बीच में छूटी हुई संख्याओं का हमें संख्या पता करना है, कितनी संख्या छूट गई है। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 4 बराबर ये 8, यानी कि 2n। n क्या है ये 4। 2 गुणा 4 बराबर 8 संख्या ऐसी है जो 16 और 25 के बीच में है, जो कि वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, हो गया यहां तक क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम 1 से प्रारंभ करके और प्राकृत विषम संख्याओं का योग करें, जैसे 1 + 3 + 5 + 7, इस प्रकार हम योग करें। अब मान लो ये कितनी संख्या होगी 1 + 3, चलो हम इसको लेते हैं 1 + 3 बराबर कितनी है 4। ये जो 4 है ये दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग है। इसी प्रकार हम लेते हैं 1 + 3 + 5 कितने हो जाएंगे ये 9। ये जो 9 है ये 3 क्रमागत प्रथम 1 से प्रारंभ होने वाली, कहां से 1 से प्रारंभ होने वाली प्राकृत विषम संख्याओं का ये योग है। इसी प्रकार हम लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7 बराबर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 16। ये जो 16 है 1 से प्रारंभ होने वाली प्रथम प्राकृत विषम संख्याओं का ये योग है। यदि एक संख्या मान लो ये 25 है, ये 25 यदि एक वर्ग संख्या है तो ये 1 से प्रारंभ होने वाली विषम संख्याओं का योग है। यदि 25 एक वर्ग संख्या है तो ये 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं का योग है। कैसे? जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + ये 9, ये सभी की सभी संख्याएं कौन सी है, ये विषम संख्या है। यदि हम इनका योग करें, इनका जोड़ करें तो ये आ जाएगा हमारा 25। 1 3 4 4 5 9 9 और 7 16 16 और 9 ये 25। यानी जो 25 है ये 1 से प्रारंभ होने वाली
विषम क्रमगत संख्याओं का योग है। क्या मतलब हुआ? यदि कोई संख्या वर्ग संख्या है तो वो एक से प्रारंभ होकर के और क्रमागत विषम संख्याओं का योग होगी। तो चलो बच्चों, यह था हमारा वर्ग और वर्गमूल का इंट्रोडक्शन। कल जब हम क्लास लेंगे तो हम इसके या ये जो हमने इंट्रोडक्शन लिया है, जितने भी हमने यहां पर ये इसके विशेषताएं या वर्ग के जो गुणधर्म हमने देखे हैं, इसके ऊपर जितने भी एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल कल हम सोल्व करेंगे। और जितने भी गुणधर्म हमारे यहां पर छूट गए हैं, एग्जाम्पल में और जो नई नई चीजें आएगी उसके ऊपर हम चर्चा करते जाएंगे और उन चीजों को हम सीखते जाएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो हमारा उदाहरण जो है जिनको हम सोल्व करेंगे वो कल की क्लास में हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम हमारी जो प्रश्नावली है उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम सोल्व करेंगे। तो चलो बच्चों, आपको मेरा आज की ये क्लास है वो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों, यदि आपको हमारी क्लास में कुछ कमी नजर आए तो आप हमें कमेंट जरूर करें, ताकि हम हमारी जो पढ़ाने की शैली है, जो टेक्निक हमारी पढ़ाने की है, उसमें हम सुधार कर सकें, ठीक है, और उसमें कुछ चेंजिंग ला सकें। बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर करो और बच्चों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। बच्चों, इसमें पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारा हौसला बढ़ता है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।